मैं रुचि घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले मेरी शादी हुई। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं। अगर सबसे बुरी कोई है तो वह हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधी मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वह सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने की बजाय बहुत बुरी बहू बन गई हूँ। वहीं मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं, तो वह सबकी प्यारी बहू है। वैसे वह सच में बहुत अच्छी हैं। उनकी जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी सदस्य खा लें फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल की माँ कभी दादी या पापा से पहले खाना खा लें। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का नाश्ता कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो, तुमसे खाते नहीं हो रहा, मुंह में दांत ही नहीं है, घर के सब काम पड़े हैं और उनको खाने से फुर्सत नहीं। मुझे ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगा, परंतु मैं सामान होते हुए बोली, क्या मम्मी जी आप खाते समय भी सुना देती हैं? कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज़्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो प्रकाश, सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। ये लड़का भी ना जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर और बिजनेस का कल्याण हो जाएगा। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारे में चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, घर में ये लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं हैं। धीरे से बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई हो, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तुम इन सब बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना, जितना सोचोगी उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही है? पीछे से सासू माँ ने कहा और बोली, छोले पूरी मुझे पसंद नहीं है, तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी यही सब बनाओ, ठीक है? तब मेरी जेठानी ने कहा, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई, तो जेठानी तो खुश हुई, पर सास का चेहरा लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा, जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैंने और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे, तो मैंने कहा, आप इतनी देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज़ होती हैं, जल्दी से दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊँगा, वह तो रोज़ ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर हम लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीज़ें देखकर जेठानी आंखें बड़ी करती हुई बोली, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज़ ना हो जाएं। कैसी बातें कर रही हो दीदी? भला वो क्यों नाराज़ होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो वह बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई? मेरी जेठानी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज़ ना हो जाए।
वह क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी भी मम्मी जी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमान के आने पर तो बिल्कुल ही नहीं। मैं बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज़ भी होंगी तो थोड़ा सुन लूँगी, वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज़्यादातर नाराज़ ही रहती हैं। ये बोलकर मैं हंसने लगी और साथ में जेठानी जी भी। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आईं, ये देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या बनाया है। वह नज़र उठाकर और दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वह सारी चीज़ों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी लास्ट संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनाते हैं। रही बात पापा की, तो पहली बार आ रहे हैं इसलिए कुछ तो ऐसे स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुँह टेढ़ा कर खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तय समय पर पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सब ने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गई। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना, उसके व्यवहार से खुश तो है ना आप, सबकी सेवा करती है कि नहीं, कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बात सुनकर मेरी जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं लेकिन मम्मी जी ज़रूर कहेंगी, बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान ज़रा तेज़ है। लेकिन ये क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने ज़रा अकड़ते हुए कहा, वह सब बात बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सबसे मिलते हुए चलूं। वैसे भी रुचि की शादी के बाद मैं आया नहीं तो उसे बहुत मुझसे शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं कि आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फ़ोन किया था और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों के आने की बात, क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी ज़रा सख्त होते हुए बोले, पहले ये बताएं ये घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी या दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था, या बेटी दामाद को, तभी मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा हो तो बेटी तो ऐसी ही होगी ना। समधी जी क्या हो गया, और आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊँगा, पर इस तरह से बात मत करिए। वैसे क्या किया रुचि ने? क्या बताऊँ, कोई एक बात हो तब ना, कोई संस्कार नहीं दिया है आपने इसको, संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सर हिला दिया और कहा कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहाँ से उन सब की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ, क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? क्या क्या बताऊँ, कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है, सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं, भला ये तो कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है? देखिए, ये चलन आपके घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का, हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो ये घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं झटके से कमरे से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ कमरे में खींचकर बैठा दिया। क्या बेवकूफ़ी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है, जानती हूँ। पर अभी चुप रहो, वह दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए कहा, तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई।
और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। उधर पापा और ससुर जी की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी कि अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, बताओ क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या बताऊँ आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में उसका असली रंग। वे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वह कह दिया, अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए, ससुर जी ने कहा। तो पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, रुचि बेटा बाहर आना ज़रा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थीं उनकी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, क्या तुम नहीं समझी बेटा? ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक बात और हर एक कदम सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित कर देगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नज़रें झुक गईं और सिसकियाँ निकल गईं। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। चलो अब तक जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ ज़रा ये तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ़ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़कर गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा मेरे सामने ही माफ़ी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब की बार पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया माफ़ी मांगने के लिए? आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं सोचा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। तभी भैया बोले, हाँ पापा, दीदी सही कह रही हैं, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर बात क्या है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है बोलो। मैं बोलना शुरू करती हूँ। उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे, तो मैंने कहा, पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वही नीचे ज़मीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही सही हूँ। मेरे ससुराल में ये नियम है कि जब घर के बड़े सोफ़ा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे ज़मीन पर बैठना होता है। ये सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया ना, सही, आपने मुझसे पूछा, चलो मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की, आप जानते हैं क्यों पापा? फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब ज़रा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे बहुत सामान होकर बात करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तभी भी बुरा भला कहा। मेरी
तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है, और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर उन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया आपके संस्कार और परवरिश के बारे में, और न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने का, तो मैं शुरुआती दिनों से ही उनका नाम लेकर बुलाती हूँ, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने आपसे कहा, क्या आपकी पत्नी आपको नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है। मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूँ, इनकी बेटी यानी मेरी ननंद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है, और आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तब ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए होते हैं। तुम क्या बोल रही हो बहू। मम्मी जी मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका ये कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है। तो ये सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कामचोर है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह 1:30 बजे तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही है। ज़बरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मंड रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का दुकान में ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई, मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए। ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, बस सब वही देखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, कामचोर हैं। पापा ने कहा चुप हो जाओ, मैं सब समझ गया, गलती तुम्हारी नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों में दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा हाँ पापा, दीदी को अपनी बात कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA की, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करना है नहीं, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है। तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ। ये अक्सर मुझे कहते हैं तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय रौली से पानी मांग लिया, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैंने जानबूझकर इन सबके साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरे सास ससुर ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगी कि हमारे घर में ये नियम नहीं है, तो तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या। पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूसी सोच की देख कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें ज़रूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया। इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई हर बार माफ़ी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था वह आपकी बेइज्जती करके निकालना था। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी, वह मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज़्यादा ही उपेक्षा होती है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा मेरी जेठानी बहुत संस्कारी हैं। तो हाँ, वह सच में संस्कारी हैं, पर ये संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं, इन्होंने तो सिर्फ सताया है। ये तुम क्या बोल रही हो। मैंने क्या सताया है। बड़ी बहू, ज़रा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया। ज़बरदस्ती के हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वह क्या बोलेंगी, देखकर तो लगता नहीं है कि वह कभी मुँह भी खोलती होंगी।
सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बात सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे तुझे आज 6 महीने हुए नहीं और तू सब जान गई है किसे हमने सताया। अब तू ज़्यादा और गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? ये घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो तुरंत कहती हैं कि तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को ज़रूर शामिल करते हैं और अंत में होता भी वही है जो उनकी बेटी दामाद चाहते हैं। ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछती हैं। इनकी राय कभी भी कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठें किसी न किसी बहाने थाली देखने ज़रूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज़्यादा दाल सब्जी तो नहीं खा ली, रख ली, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगे, कब उठेंगी, कब खाएंगे, कब बाहर जाएंगी, इतनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिन के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगे, ये सब कुछ यही तय करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगे यही तय करती हैं और हम मान भी जाते हैं। और तब ये कहते हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इनकी वजह से घर टिका हुआ। कैसे पापा, कैसे सिर्फ इनकी वजह से ये घर चल रहा है? बहू तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो, बस समझी जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती न रहे फिर डरती तो वही है, अपने माँ बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा ये सब बात तो बस मैंने इनके इल्ज़ाम का जवाब दिया है, इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है ये बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, ठीक है? बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैंने बाहर अकेले रह कर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, ताकि ये मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफ़ी सकपका गई। ऐसे लोग हैं ये, आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहे, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता तो होता तो अपनी बेटी को आपके घर पे कभी नहीं विवाह करता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से, तुमने इतना कुछ सहा है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि उन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया। बस जेठानी ने छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। जैसे तैसे समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी से मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। अब तक तो मायके में ही लगभग पता चल गया था, तो जो मुझे पसंद नहीं था, नहीं करते, वह सब ताने देने लगे। सारी ज़िंदगी घर बैठी रहेगी, इतनी ज़ुबान चलाती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, कितनी छूट दे रखी है, भला बेटियां इतनी ज़ुबान चलाती हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफ़ी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा अब 6 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद न करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई, परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूँ, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज़ रहने लगे। जब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा, मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच में हमें निकल जाने को कह दिया। ये रोने लगे कि छोटी बच्ची के साथ
कहाँ जाऊँगा? मेरे ससुर जी ने कहा, ये तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूँढने लगे और उन्हें नौकरी का अनुभव भी नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रह गई। अब तक तो मेरे मम्मी-पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियाँ पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फ़ोन किया, उनसे पैसे माँगे और एक छोटी-सी दुकान डाली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। बस इसी बीच में दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैंने सास-ससुर को कहा, लेकिन ना तो वो आए और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने सँभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक-ठाक से जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु ससुर की नज़र में मैं बहुत बुरी हूँ और संस्कारी बहू नहीं हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास-ससुर को बुलवाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी जाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी-कभी मिलने जाती हूँ। वह कभी-कभी मेरे घर आ जाती है। वह मुझे देखते ही कहती है, बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुँह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है, उससे कई दोगुना मेरे साथ हो चुका है और तुम्हारे पापा को तो तुमने खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी? फिर भी क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतना सेवा करती हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से ही कुछ नहीं कहा, मुँह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से तो दोनों काफ़ी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन हो तुम दीदी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। सुनकर वह हँसने लगी। अब मैं अपने परिवार में जुड़ी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी-लिखी, इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती और हाँ, जिसके माँ-बाप भी साथ नहीं खड़े होते हैं, वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। तो दोस्तों, रुचि ने जो कदम उठाया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ में, जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।